ओके, गुड मॉर्निंग। सो ये पीपीटी की लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी है। ये पीपीटी स्पेशली नेक्स्ट जेएस के लिए बनी हुई है। इस पीपीटी के आप शीट नंबर 62 पर आप जाएंगे तो देयर आर टू वेज यू कैन सेटअप नेक्स्ट जेएस। आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में नेक्स्ट जेएस को दो तरीके से सेटअप कर सकते हो। एक तो पूरा ऑटोमेटिक तरीका, जिसमें आपने देखा होगा मैंने कल जो कमांड यूज करी थी, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट और बाद में प्रोजेक्ट का नाम। तो आप नेक्स्ट.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और ये जो पहली कमांड आपको जो सामने दिख रही है, ये नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट को सेटअप करने का कौन सा तरीका है? ऑटोमेटिक। आज मैं आपको थोड़ा सा मैनुअल तरीका भी बता देता हूं। सो आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाओ। मैं अपना प्रोजेक्ट कहां रख रहा हूं? डी ड्राइव में। हमेशा डी ड्राइव ही यूज करना चाहिए। मेरा ओके लैब्स ट्रेनिंग नेक्स्ट वन, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी डायरेक्टरी बना लो, ठीक है ना। डायरेक्टरी बनाने के लिए यहाँ पर सारी कमांड दी हुई है ना। अब कमांड के लिए आपको राइट क्लिक करके आप अपना गिट बैश हियर यूज कर लो, ठीक है ना। ये गिट बैश हियर यूज किया, mkdir, और आज मेरा कौन सा प्रोजेक्ट होगा? नेक्स्ट 2, क्योंकि नेक्स्ट 1 मैंने कल बना दिया था ऑटोमेटिक तरीके से, तो मैं आज नेक्स्ट 2 मैंने बनाया। ls-al करूं तो देखो ये मेरी परमिशन स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड परमिशन स्ट्रिंग, और इस परमिशन स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर डिनोट करता है आपकी फाइल्स या डायरेक्टरी, ठीक है ना। सो वी हैव अ नेक्स्ट टू डायरेक्टरी, वी हैव अ नेक्स्ट टू डायरेक्टरी, एंड वी विल गो इनसाइड दिस डायरेक्टरी। हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, cd स्पेस नेक्स्ट, ये 2 पे गए, ठीक है ना। सो आप देखिएगा ये नेक्स्ट 2 के अंदर आ गया। पहले मैं नहीं था, अब मैं नेक्स्ट 2 डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब मैं कहां पर हूं? मैं कहां पर हूं उसके लिए कमांड होती है pwd, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। pwd है ना। सो ये कमांडे भी मैं आपको टाइम टू टाइम मैं आपको क्या करते रहूंगा, पेस्ट करते रहूंगा। और ये बैकएंड इंस्ट्रक्शन को कट करके मैं यहाँ रूट लेवल पर रख सकता हूं। यहाँ पर रूट लेवल पे मैं रख देता हूं। ये बैकएंड इंस्ट्रक्शन को मैंने ओपन किया और मैं लास्ट में चला गया, बिल्कुल लास्ट में चला गया, ठीक है ना। और हर एक छोटी छोटी mkdir, मेक डायरेक्टरी, cd चेंज डायरेक्टरी, ठीक है ना। ये भाई ये सारी क्या है? ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, ठीक है ना। कल को आप क्या बनोगे? डेवऑप इंजीनियरिंग भी अगर आप डिसाइड करोगे तो काम में क्या आएंगी? सारी लाइनक्स की कमांडें काम में आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो क्यों ना अब ये बैकएंड सीख रहे हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी कमांडें सीखते चले, ताकि बाद में अपना लोड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगली कमांड होती है pwd। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। इसका मतलब होता है अभी हम कहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं, है ना, ठीक है ना। इसको अगर आपको लाइनेक्स में बताना है कि मैं कहां पर हूं, तो आप pwd लिखेंगे तो वो आपको एग्जैक्टली लोकेशन बता देगा कि आप एग्जैक्टली किस फोल्डर के अंदर अभी हैं, ठीक है ना। तो इसने पूरा बता दिया कि आप डी ड्राइव के अंदर ओके लैब्स ट्रेनिंग नाम के फोल्डर के अंदर नेक्स्ट 2 के अंदर अवेलेबल हो। इसी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। p फॉर प्रेजेंट भी हो सकता है, p फॉर प्रिंट भी हो सकता है। अगर किसी ने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बोला वो भी गलत है कि सही है? वो भी सही है, ठीक है ना। तो मैं तो जनरली प्रेजेंट बोलता हूं, है ना सर। pwd स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी मैं कहां हूं लाइनेक्स में, लाइनेक्स के फाइल सिस्टम में मैं कहां पर हूं, वो मुझे अगर पता करना है तो मैं क्या करूंगा? pwd करके मैं फटाफट उसको पता कर सकता हूं। तो देखो pwd से मुझे मेरी लोकेशन पता चल रही है। अब उसके बाद मैं ppt ओपन किया और यहां पर npm init-y, इस npm init-y से क्या बनेगी? इट विल क्रिएट अ package.json, इट विल क्रिएट अ package.json फाइल। सो यस, मैं इसको कोड डॉट कर लेता हूं। इस कोड डॉट से मेरा पूरा वर्कस्पेस जो है VS कोड एडिटर में आ जाएगा। अब मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं यहां से चला सकता हूं। मेरे पास VS में बिल्ट इन टर्मिनल है, सारी कमांडें फर्दर कमांड्स में अपने VS से चला सकता हूं। तो npm init-y वाली कमांड में अब VS के कोड एडिटर से चलाऊंगा। सो npm init-y। सो देखना है यहां पर मेरी package.json बन गई, ये मेरी package.json बन गई, ये पूरी बन गई, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर ये कमांडें दी हुई हैं, npm install next @latest, react @latest, next dom, ये फर्दर, क्योंकि ये जो हम नेक्स्ट का जो आज सेटअप करने वाले हैं ये पूरा मैनुअल सेटअप है, ठीक है ना। सो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये मैंने पूरा ये कमांड लिया, कॉपी किया और यहां पर मैं टर्मिनल पर गया, ठीक है ना। यहां पर मैं टर्मिनल पर गया और यहां पर ये npm इंस्टॉल वाली कमांड जब मैं चलाऊंगा तब मुझे package.json को ओपन करके रखना है और देखना है कि क्या क्या चीजें इस फाइल के अंदर ऐड होती है। सो ये फाइल हमारी डिपेंडेंसी बताती है,
ठीक है ना, यहां पर आप देखना। सो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, साथ साथ में थोड़ा सा माइसिक्वल का भी रिवीजन अपन कर लेते हैं। सो मैं यहां पर यस किया, ठीक है ना, क्योंकि फुल स्टैक इंजीनियर बनना है, बगैर डाटाबेस के कुछ नहीं हो सकता है ना, डाटाबेस तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। सो मैंने माई सिक्वल का टर्मिनल ओपन किया, यहां पर स्टार्ट में गए, शेल में गए, उधर वो पीछे वो अपना इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है, तब तक हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज योर एसक्यूएल, लेट्स रिवाइज एसक्यूएल, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना, ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। W3C में जाओगे, W3C स्कूल्स में जाओगे, एसक्यूएल सेक्शन पे जाओगे, यहां पर हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज है। सो यहां पर मैं डाटाबेस के अंदर सबसे पहले एंटर करूंगा, ठीक है ना। सो माई सिक्वल इज अ कमांड एंड आफ्टर दैट these are parameters, these are arguments, these are called CLI arguments. Command line argument first, space command line argument second, space command line argument third. We are passing 3 parameters to which command? MySQL command. बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है, इस कमांड से हुआ क्या। ये 3 पैरामीटर उठ के किसको सप्लाई हो जाएंगे, इसको सप्लाई हो जाएंगे इंटरनल, ठीक है ना। सो यहां पर मैंने एंटर किया। सो लेट्स display all the database we have, show databases, let's create some database, create database. Today is January 7 underscore 2026 underscore db and semicolon, go inside this database, use space January 7 2026 underscore db. Okay, now we are inside the database. Let's create some table, create table, and we have students table, and then what syntax याद करो भाई, है ना। सबसे पहली चीज क्या आती है, कॉलम नेम आता है। सो मैंने बोल रखा है भाई कोई सी भी टेबल बनानी है, पहला कॉलम आईडी देना है, याद कर लेना, आईडी इंटीजर अनसाइंड प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, है ना, कॉमा। दूसरा कॉलम जो आपको चाहिए, क्या करना है भाई, स्टूडेंट की क्या क्या जानकारी आपको स्टोर करवानी है भाई। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट का नेम करना है, तो इसको वेरिएबल ले लिया मैंने 255, ठीक है ना, स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इन कॉलम नेम में स्पेस नहीं होता है, इन कॉलम नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते हैं, डॉट स्पेशल कैरेक्टर है तो ये नहीं आ सकते हैं। कॉलम नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, दिमाग खोल के कान खोल के आप पूरा इसको समझ लेना कि कॉलम नेम शुड ऑलवेज बी रिटन इन small letters and table name should always be written in small letters and it should be in always plural form, है ना। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कन्वेंशन बता रहा हूं क्योंकि मैंने पाइथन भी किया हुआ है, मैंने जैंगो किया हुआ है, मैंने लारावेल किया हुआ है, मैंने जावा का स्प्रिंग बूट किया हुआ है। सब जगह का जो कॉमन चीज है ना वो यही कहते हैं, सारे फ्रेमवर्क यही कहते हैं कि भैया टेबल के नाम प्लूरल फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो जितनी नॉलेज मैंने गेन किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि सब जगह यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो आप सीख लोगे तो आगे चल के किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी में भी आपको आसानी रहेगी कि यार ये चीजें सर ने बता रखी है, ठीक है ना। सो मोबाइल नंबर, इसको मैंने वेरकर ले लिया 255 एंड दिस इज कॉलम नेम, दिस इज डेटा टाइप एंड द लास्ट पैरामीटर इज व्हाट, कंस्टेंट। मैंने भाई बता रखा है ये कंस्टेंट में मेरा ये क्या हो जाएगा, ये यूनिक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिएटेड एट लिया, ये डेट टाइम लिया मैंने, ठीक है, और यहां पर डेट टाइम ले लिया, और यहां पर आज मैं नई चीज बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि क्रिएटेड ऐड मुझे बार बार मैनुअल डालने की जरूरत ना पड़े, क्रिएटेड ऐड मुझे बार बार मैनुअल डालने की जरूरत ना पड़े, तो मैं माई सिक्वल का कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूं, कोई बता सकता है? विच, वेरी गुड, नाउ फंक्शन इज यूज्ड, नाउ फंक्शन जो है, नाउ फंक्शन इज अ MySQL फंक्शन, है ना। MySQL, ये जो नाउ फंक्शन है ना, ये कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ये जो नाउ है ये कोई नोड.js का फंक्शन नहीं है, ये किसी नेक्स्ट.js का फंक्शन नहीं है, ये टोटली ये जो है आपके ये MySQL का फंक्शन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक डिफॉल्ट की यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर W3C में गया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डिफॉल्ट करके, मैं सर्च करूं और डिफॉल्ट नाम के वर्ड को मैं एसक्यूएल में देखूंगा,
ठीक है ना, ये आज मैं पहली बार बता रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया, इसलिए रिवीजन इज मैंडेटरी। एवरी रिवीजन हैव सम ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट। सो डिफॉल्ट की ये है। सो यहाँ पर डिफॉल्ट का मतलब होता है कि भाई अगर इस वाले कॉलम में अगर मैं वैल्यू नहीं डालूं इंसर्ट इनटू के टाइम पर, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेनी है वो यहाँ पर ये बता देगा। सो यहाँ पर आप देखना, डिफॉल्ट मुझे लिखना है और उसके बाद जो वैल्यू आपको लिखनी है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, क्रिएटेड एट, दिस इज माय कॉलम नेम, दिस इज माय डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट नेम इज ऑप्शनल एंड सो आपको फिर से मैं सिंटेक्स बता देता हूं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम, व्हाट you have first of all column name, then you have data type, then you have constraint, and the final and fourth one is attribute। ये याद रखना, आज एक और नया ऐड करवा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना कि सर ये 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 में से ये वाले जो है ना लास्ट के 2 ये ऑप्शनल होते हैं। किसी भी चीज को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूं ना, मतलब समझ लेना ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर आज मैं डेट टाइम ले लिया, क्रिएटेड एट क्या है मेरा, कॉलम नेम, डेट टाइम मेरा क्या है, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट मुझे लेना नहीं है तो अगला क्या बचा, एट्रीब्यूट, और डिफॉल्ट इज व्हाट, default will act as your attribute। So default and then I will use now function in capital। अब ये नाउ को कैपिटल में ही लिखना है क्योंकि वो बनाया हुआ ही ऐसा है, अगर आप उसको स्मॉल में लिख दोगे तो शायद ना चले, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप मेरे को कंफर्म करके बताना कि सर नाउ को आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएटेड एट को मैंने ले लिया कॉमा, और यहां से अपडेटेड एट डेट टाइम डिफॉल्ट, और यहां पर मैं नाउ को स्मॉल में लिख देता हूं, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल में, तो पता तो चले कि भाई कौन सा वाला चल रहा है। होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्वेरी फेल हो जाएगी, अपने को तो पता चलेगा ना यार अपन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो यहां से मैंने किया और देखो जहां तक मुझे लगता है क्वेरी सक्सेसफुल होगी। इसका मतलब नाउ को सर आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, नाउ को स्मॉल में भी लिख सकते हो, और अब आप यहां से हम देखते हैं शो टेबल्स, ये रही टेबल, इसका स्ट्रक्चर देख ले, एक्सप्लेन में हर बार यूज करता हूं, आज मैं डेस्क यूज कर लेता हूं, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ये देखो भाई आ गई। इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं पता करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, देखो वी हैव नथिंग, that's why we have empty set। now let's store one of the student। so insert into table name। देखो मेरे दिमाग में वो जो सिंटेक्स है ना, मैंने इतना रट रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और यही चीज आपको करनी है भाई, उसको रट डालो आप, एक हजार बार आप सिंटेक्स कॉपी के अंदर लिख के याद कर लो। या मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया, मैंने तो इतना प्रैक्टिकल किया है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सुबह आप 6 बजे उठे और नाइट को आप 10 बजे प्रैक्टिकली कर रहे हो, इतना प्रैक्टिस मैंने किया है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीजें अपने करियर के लिए, जिस चीज को आप सीख रहे हो उसके लिए बहुत मैंडेटरी है। सो इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सारा सिंटेक्स मेरे माइंड में रिकॉल हो रहा है कि यार अनिल तूने ये पढ़ा था, ठीक है ना। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, round bracket start, round bracket close, values, round bracket start, round bracket close। this is I have memorized this syntax, and the left round bracket will contain columns and right bracket will contain value, CV, column और value। column मुझे क्या स्टोर करना है, नेम कॉमा एमओ, मोबाइल नंबर, मोबाइल एनओ, ठीक है ना। अब यहां पर इधर आ जाएंगी, 2 कॉलम ले रखे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 वैल्यू, तो दोनों वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी, क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने क्या ले रखा है, वेरचर ले रखा है। यहां पर स्ट्रिंग तभी लिखना है जब आपका डेटा टाइप क्या हो, स्ट्रिंग हो, वेरचर हो। अगर यहाँ इंटीजर होता तो मैं स्ट्रिंग डायरेक्ट नहीं लिखता मैं, है ना। सो यहां पर मैंने, आप देखना स्टूडेंट फॉर एग्जांपल निधि, और फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर, ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया आपका, ठीक है ना। और मैंने यहां से इसको इंसर्ट कर रहा हूं, मैं इंटर करने जा रहा हूं। अब आप देखना मैं क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को वैल्यू को नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी मेरी डिफॉल्ट वैल्यू तो आ ही जाएगी, दैट इज योर करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प मतलब जो आपके लैपटॉप का अभी जो करंट समय है वो डाटाबेस में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इंटर किया मैंने और देखो क्या हुआ, क्वेरी ओके। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करूं तो यस, मैंने तो सिर्फ निधि और उसका मोबाइल नंबर स्टोर किया था, मगर मेरे सिस्टम का जो करंट टाइम है 9:22 7 जनवरी 2026, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया कि नहीं ले लिया भाई,
है ना। सो दिस इज द डिफॉल्ट कीवर्ड, दिस इज द डिफॉल्ट कीवर्ड। सो अगर आपको अपने किसी भी कॉलम का डिफॉल्ट कीवर्ड चाहिए तो आप ले सकते। और जनरली क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट में जनरली हम क्या लेके चलते हैं, डिफॉल्ट ही लेके चलते हैं। तो आज हमने क्या नया सीखा, डिफॉल्ट कीवर्ड। आज हमने क्या नया सीखा, वी हैव लर्न द सिंटेक्स, द एक्सपांडेड सिंटेक्स, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट एंड एट्रीब्यूट। कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट नेम, एट्रीब्यूट, वेयर द कंस्ट्रेंट नेम एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब टेबल बन गई है। अब बनी हुई टेबल में मैंने बोल दिया कि यार मेरे स्टूडेंट का सरनेम भी स्टोर करना है। टेबल तो बन गई है, तो बनी हुई टेबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर टेबल टेबल। ठीक है ना, मैंने खुद इतनी बार बच्चों को बोला है कि मेरे को पता है यार इसके बाद ये सर यही बोलते हैं, तो वो सिंटेक्स याद हो जाता है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है या ड्रॉप करना है, मुझे ऐड करना है। ऐड, देन अगेन कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट एंड। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा किसमें काम में आ जाएगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड स्पेस। समझ में आया। देखो बाकी पैटर्न में बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं, उसी पैटर्न को मैंने कॉपी करके आगे लिख दिया। और लास्ट में होता है आफ्टर या फिर फर्स्ट, आफ्टर या फिर फर्स्ट, बिफोर नहीं होता है इसके अंदर, या तो आफ्टर होगा या फिर फर्स्ट होगा। तो बताओ मुझे सरनेम किधर ऐड करना है, नेम के बाद में तो क्या लिखूंगा, आफ्टर लिखना चाहिए कि फर्स्ट लिखना चाहिए, आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर विच कॉलम, आफ्टर नेम। सो अल्टर टेबल टेबल नेम, add column name is surname, its data type is varchar 255 and its constraint no constraint, because शर्मा नाम के पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो सरनेम इज नॉट ए यूनिक थिंग, सो वी विल नॉट पुट एनी कंस्ट्रेंट। सो सरनेम वैरकेयर कंस्टेंट है नहीं है, और डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है नहीं है, हम नहीं लेना चाहते हैं। लास्ट में हम करेंगे आफ्टर नहीं। ठीक है ना, ये मैंने इंटर किया। अब देखो क्वेरी क्या हो गई, ओके हो गई। अब मैं वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल किया मैंने, तो यहाँ पर आप देखो भाई निधि आ गया, और इनका सरनेम अभी नल आ रहा है। नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो रिकॉर्ड डल गया है, और उस रिकॉर्ड को अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। रिकॉर्ड की एंट्री हो चुकी है, मगर उसमें कॉलम मैंने बाद में बनाया, तो उस रिकॉर्ड में वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को डालने के लिए, आपका सरनेम डालने के लिए यहाँ पर मुझे क्या, कौन सी क्वेरी चलानी पड़ेगी, अपडेट क्वेरी। सो अपडेट टेबल नेम, अगेन सिंटेक्स मैंने मेमोराइज कर रखा है, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल। उसके बाद आता है सेट, देन आता है कॉलम नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर सम कंडीशन। क्योंकि मैंने सिंटेक्स इतना ही रट रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सो आपने सेट कॉलम नेम, कौन सा कॉलम सेट करना है, सरनेम, और सरनेम की वैल्यू क्या सेट करनी है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी सरनेम है, और उसके बाद आएगी कंडीशन, वेयर सम कंडीशन, विच कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, है ना। मान लो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट है, मगर मुझे सिर्फ निधि का सरनेम ऐड करना है, तो निधि की आईडी क्या है, मतलब किसी भी एक कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं ये नेम कंडीशन नहीं ले सकता, क्योंकि निधि नाम के और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यूनिक थिंग क्या है, आईडी लेके हम क्या लगा सकते हैं, अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। सो वेयर के बाद हमेशा जो भी पार्ट होता है वो कंडीशन वाला पार्ट होता है, जिसमें आप कोई ना कोई कंडीशन बताते हो कि भैया आईडी जिसकी 1 है उसका सरनेम तुम क्या कर दो, शर्मा कर दो। ठीक है ना। सो ये इस क्वेरी को लास्ट में मैंने ये किया, ये हुआ। ठीक है ना। सो ये देखो क्वेरी हुआ। अब ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये हुआ। ठीक है ना, तो ये पूरा एसक्यूएल का मेरा इतना रिवीजन पार्ट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये सारी हो गई हैं। अब यहाँ पर आप देखना, ये डिपेंडेंसी सेक्शन है। अब यहाँ पर स्टार्ट स्क्रिप्ट है ही नहीं, तो ये टीडीएस टास्क है ना, क्योंकि हर चीज आपको मैनुअली करनी पड़ रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दैट्स व्हाई नेक्स्ट.js गाइस हैज गिवन अस the command, the automatic command which will do everything। आपके package.json में वो स्क्रिप्ट सेक्शन भी ऐड कर देगा, सब कुछ इसमें वो स्क्रिप्ट सेक्शन में वो सारी चीजें ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आपने dev कमांड चलाई, तो यहाँ पर आपको कौन सी कमांड चलाना है, वो नेक्स्ट dev कमांड चलानी है, ये सारी कमांड है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। सो मैं ट्राई करता हूँ npm run dev, मैंने किया। ठीक है ना। सो
यहां पर देखो ऑटोमेटिक, ये मैनुअल प्रोसेस टीडीएस के, तो इसको अवॉइड करेंगे हम। और मैं कल वाले ही प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर लेता हूं दोबारा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सो मैं वीएस कोड एडिटर में कल वाला प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वन वाला प्रोजेक्ट में कर लेता हूं, सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली सेटअप है। सो एनपीएम पैकेट डॉट जेसन ओपन कर लो आप। पैकेट डॉट जेसन मैंने ओपन किया। अब आप देखो एनपीएम रन, ये मैंने चालू किया और ये मेरा प्रोजेक्ट चला। यहाँ पर आप इसका वर्क स्पेस आप देखेंगे तो एसआरसी के अंदर ऐप डायरेक्टरी है और उसके अंदर हमारे पास लेआउट्स और पेजेस डायरेक्टरी है, ठीक है ना। सो ये है बेसिकली। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट.जेएस का आर्किटेक्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट.जेएस का आर्किटेक्चर जो है बेसिकली, ठीक है ना। सो नेक्स्ट.जेएस का आर्किटेक्चर के शीट नंबर 60 और 61 पर दो शीट दे रखी है मैंने। एक तो इसका आर्किटेक्चर डिफरेंस है, अलग अलग वर्जन में, नेक्स्ट.जेएस के अलग अलग वर्जन में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। सो हम फॉलो कर रहे हैं 13 प्लस वाला। नेक्स्ट.जेएस के 13 प्लस मतलब 13 या 14 या 15 या 16, नेक्स्ट.जेएस के इस वर्जन में ये वाला आर्किटेक्चर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने नेक्स्ट.जेएस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, उसके लिए आप पैकेट डॉट जेसन को ओपन करके देखें और आपका नेक्स्ट.जेएस का वर्जन चल रहा है 16। तो मैं आर्किटेक्चर किसको फॉलो करूंगा, 12 नेक्स्ट 12 को कि 13 प्लस को? 13 प्लस को समझेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसको मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। तो जब भी आप नेक्स्ट.जेएस का फ्लो किस तरीके से काम करता है, जब भी आप npm रन डेव करते हैं तो सबसे पहली एंट्री फाइल लोड होती है एज अ कंटेनर, दैट इज layout.js, और उसके अंदर आपका फर्स्ट पेज रेंडर होता है। लोड होने को बोलते हैं रेंडर होना। सो वो कौन सा होता है, पेज.js। सो मैंने आपको ये बताया था, ये देखो, तो यहां पर ये layout.js है, ये page.js फाइल उठ के इसके अंदर लोड हो जाती है, ठीक है ना। ये होता है लोड होना, इस लोड होने को बोलते हैं रेंडर होना, ठीक है ना। सो कौन सी फाइल किसके अंदर लोड होती है, page.js लेआउट के अंदर जाके लोड होती है, ये रेंडर होती है, ठीक है ना। इसमें आप जाके इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बॉडी के अंदर ये चिल्ड्रंस है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये page.js जाके इस चिल्ड्रंस एरिया में लोड हो जाती है, ठीक है ना। सो लेआउट कौन हुआ, पेरेंट की तरह, और जो पेज अंदर जाके लोड हो रहे हैं वो चिल्ड्रन की तरह। समझ में आ गया, ठीक है ना। और आगे चल के हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे। एक वेबसाइट में एक ही पेज होता है कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस। तो सारे पेजेस मेरे किसकी तरह काम करेंगे, चिल्ड्रंस की तरह। सारे पेजेस जा जाके किधर लोड होंगे, लेआउट के अंदर। सीधी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, दिस इज द एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ हाउ नेक्स्ट.जेएस वर्क, ठीक है ना। सो ये हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं पेज। इसमें आप देखना कुछ पेजेस मैंने बनवा रखे हैं। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं जिसमें ब्लॉग का पेज होगा, कंपनी के कॉन्टेक्ट का पेज होगा, कंपनी के अबाउट अस का पेज होगा। कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो जनरली 2-3 पेज बनाने पड़ते हैं यार। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या करती है, उसकी सर्विसेज क्या है। तो वी हैव अ सिंगल पेज और वी हैव मोर देन वन पेजेस इन एनी वेबसाइट। चाहे आप ई कॉमर्स भी बना रहे हो तो भाई एक पेज नहीं होता, बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो जितने भी पेजेस हैं उसको बनाने का तरीका है, ठीक है ना। उसका तरीका क्या है, आप नेक्स्ट.जेएस पे जाओ, डॉक सेक्शन पे जाओ, और डॉक सेक्शन में आप सबसे पहली चीज देखनी है आपको ऐप राउटर। सबसे पहली चीज देखनी है राउटर। इस नेक्स्ट.जेएस के ट्यूटोरियल को इन नेक्स्ट.जेएस बनाने वालों ने, इसको किसने बनाया, वर्सल नाम की कंपनी ने बनाया। नेक्स्ट.जेएस को किसने बनाया, बेसिकली वर्सल। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे जाओगे तो भाई वर्सल ने नहीं बनाया, बनाया तो किसी और ने था, वर्सल ने उसको खरीद लिया। समझ में आया ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि नेक्स्ट.जेएस को कौन मेंटेन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, वर्सल नाम की कंपनी कर रही है। इतना सा थोड़ा सा बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए। सो बेसिकली वर्सल वालों ने क्या कर रखा है, नेक्स्ट.जेएस का जो, नेक्स्ट.जेएस को जो डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड कर रखा है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। और उनकी कैटेगरी होगी राउटिंग सिस्टम, कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करना चाहते हो। तो दो सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट.जेएस हैव 2 राउटिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। और यहां पर आप पीपीटी में जाओगे तो राउटिंग सिस्टम आप कहीं ना कहीं इस पीपीटी के अंदर आप देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आपको वो राउटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, मगर मैं आपको नोटपैड में बता देता हूं। सो नेक्स्ट.जेएस हैव 2 राउटिंग सिस्टम। राउटिंग का मतलब ये हो गया भैया, आपको कहीं जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको किसी पेज पर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, दो तरीके हैं। या तो आप पेज राउटर यूज करो या फिर आप यूज करो ऐप राउटर, ठीक है ना।
सो यहां पर आप इस चीज को समझने के लिए मैं ब्रॉडली बता देता हूं। आपके पास बेसिकली क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। सिंपल ये डायग्राम मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, आज फिर देख लो, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई, सर्वर पर गई, सर्वर पर बैठा हुआ है नेक्स्ट.जेएस, और इसी नेक्स्ट.जेएस पर हमारा एक राउटिंग सिस्टम है। ये राउटिंग सिस्टम ये बताता है कि ये आने वाली रिक्वेस्ट को मैं किधर पहुंचाना है, मुझे बैकएंड में कहां पर पहुंचाना है, किस फाइल को लोड करवाना है। क्योंकि इधर नेक्स्ट.जेएस पर आपके पास सिंगल पेज है कि मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल पेज। तो आने वाली रिक्वेस्ट को किस पेज पे लोड करवाना है, इसका डिसीजन सर्वर साइड पर कौन लेता है, राउटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट.जेएस में दो टाइप के राउटिंग सिस्टम है। पेज राउटर जो कि ओल्ड सिस्टम माना गया है, मतलब पहले के टाइम में मतलब जब आप नेक्स्ट.जेएस 12 या इससे बिलो यूज करते थे, या तो आप नेक्स्ट.जेएस 11 यूज कर रहे हो या नेक्स्ट.जेएस 12 यूज कर रहे हो, उस टाइम पे नेक्स्ट.जेएस के अंदर सिर्फ एक ही राउटिंग सिस्टम था जो कि क्या था, पेज राउटर। अब मैं बहुत अच्छी सी आपको बात बताने वाला हूं, देखना। आप नए टैब में जाना, आप जस्ट डायल ओपन करना, और वेब एपेलाइजर प्लगइन मैंने आपको डे फर्स्ट से भी बोल दिया था कि भाई इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेना, रिफ्रेश करना। ये जस्ट डायल की वेबसाइट सीखने के लिए वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट मैं मानता हूं। इस पे जाना, वेब एपेलाइजर के प्लगइन में जाना। इन्होंने नेक्स्ट.जेएस, अभी थोड़ा सा लोड होने दो, ये वर्जन भी बता देगा आपको, ये पता नहीं पहले वर्जन भी बताता था। देखो क्या आ रहा है, नेक्स्ट.जेएस 12.2.5। इसका मतलब ये जस्ट डायल की जो वेबसाइट चल रही है, पहली चीज तो इन्होंने अपनी बैकएंड लैंग्वेज बैकएंड फ्रेमवर्क कौन सा यूज कर रही है, नेक्स्ट यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसके वर्जन से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो है ना, ये कौन सा राउटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, पूरा पेज राउटर। आज मान लो आपकी जस्ट डायल में प्लेसमेंट हो जाती है ना, आपको कोई मॉड्यूल बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आपको पता है कि आपको फिर किस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, पेज राउटर पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन तो चेंज कर नहीं सकते। जो पहले दिन से जो वर्जन सेटअप हो गया था, बस वो उसी पे डेवलपमेंट चलते हुए आ रहा है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप जिस भी कंपनी में जाते हो तो आपको थोड़ा वर्जन चेक करना होता है। मान लो जस्ट डायल में आप प्लेस हो गए ना, आपको पता है यार मेरे को इसका कोई मॉड्यूल बनाना है, तो आपको फिर लेके वही चलना पड़ेगा जो वर्जन चल रहा है। तो अगर नेक्स्ट.जेएस 12 है तो आपको पेज राउटर पे काम करना है। ऐप राउटर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो इसको बोलते हैं न्यू राउटिंग सिस्टम। और ये नेक्स्ट.जेएस के किस वर्जन से इंट्रोड्यूस हुआ है, नेक्स्ट.जेएस 13+। 13+ का मतलब नेक्स्ट.जेएस का जो 13 वर्जन आया था उस समय उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऐप राउटर। 14 आया, उसमें भी ऐप राउटर। 15 आया, और अभी जो मैंने कल जो प्रोजेक्ट सेटअप किया था package.json से, आप देख सकते हो, मैं नेक्स्ट.जेएस आपको 16 बता रहा हूं। 6 महीने बाद 17 आ जाएगा, अगले 6 महीने बाद 18 आ जाएगा, तो टाइम टू टाइम आता रहेगा, मगर ये दो राउटिंग सिस्टम कभी चेंज नहीं होंगे। अभी हमारे पास वी हैव अ लेगेसी सपोर्ट, वी हैव अ लेगेसी सपोर्ट। जो पुराने वर्जन है वो भी चल रहे हैं, नया है वो भी चल रहा है। मतलब अभी जो आपने 16 को सेटअप किया है कल, इसमें आप चाहें तो ऐप राउट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें वो सेटअप के टाइम पे ही पूछ रहा था आपसे कि ऐप राउटर यूज करना है कि नहीं करना है, तो आपने यस कर दिया। तो या तो आप ऐप राउटर की तरफ जा सकते हो या पेज राउटर की तरफ से जा सकते हो। तो नेक्स्ट.जेएस जब आप सेटअप कर रहे हो उस समय वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा राउटिंग सिस्टम यूज करना है। और आपने अगर कल का लेक्चर केयरफुली ध्यान दिया हो तो जो नेक्स्ट.जेएस मैंने सेटअप किया था उस समय वो मुझसे पूछ रहा था कि डू यू वांट ऐप राउटर, तो आपने कर दिया था यस। इसका मतलब ये जो नेक्स्ट.जेएस का सेटअप है, ये यहां पर आप देखना ऐप राउटर के थ्रू। और इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं, एसआरसी के अंदर अगर ऐप नाम की डायरेक्टरी मिल जाए तो आंख बंद करके बोल देना कि भाई क्या है, ऐप राउटर। सो एसआरसी के अंदर इफ वी हैव अ ऐप डायरेक्टरी then this will be a app router. If your src contain page directory then it will be a page router. सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो यहां पर मेरे एसआरसी के अंदर देखो कौन सी डायरेक्टरी मिल रही है। ऐसा दोनों नहीं हो सकता है कि सर ऐप भी मिल जाए पेज भी मिल सकता है, वो ऐसा नहीं हो सकता है, वो क्रैश कर जाएगा, चीजें क्रैश कर जाएगी। तो आप देखना, एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट का आज टेस्ट करना कि एक पेज राउटर से सेटअप करना और एक ऐप राउटर से सेटअप करना, और दोनों की एसआरसी डायरेक्टरी में आप इन्वेस्टिगेट करना कि भाई क्या है। तो जो मैंने बात बताई है वो सही निकलेगी, ठीक है। सो ये हो गया ऐप राउटर। अब आपको पता है आपको नेक्स्ट.जेएस के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऐप राउटर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐप राउटर में अगर आप पेज राउटर पे करोगे तो पूरे ट्यूटोरियल चेंज हो जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत वेरिएशन आ जाएंगे। तो अपने को अभी ट्यूटोरियल्स किससे फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ
ऐप राउटर, क्योंकि मैं नया डेवलपमेंट सिखाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना, अभी ये चल रहा है, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं इसके आर्किटेक्चर को, हम देखते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर है हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, है ना। हमारे पास एक ब्लॉग पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, अबाउट पेज है। सो हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस, तो पेजेस बनाने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, गो टू लेआउट्स एंड पेजेस। आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस होंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे, तो आप यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं। सो क्रिएटिंग अ पेज, आपको पेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। ये ट्यूटोरियल पढ़ते जाओ, काम करते चलो। सो आप ऐप डायरेक्टरी के अंदर पेज नाम की डायरेक्टरी आपको बनानी पड़ेगी। अब ये तो पहले से बनी हुई है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर पेज नाम की डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है, दिस इज द डिफॉल्ट पेज। डिफॉल्ट मतलब जो सिस्टम के साथ में आ रहा है, मगर अब मुझे अपने हिसाब से बनाना है, तो आपको यहां पर करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक पेज बनाना है, हाँ विकी, हाँ हाँ, वाह चलो मैं आई रहा हूँ, बात करते हैं, ठीक है। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर से लगाऊँ। हाँ ठीक है, ठीक है। सो ये ऐप राउटर के अंदर आपने बना लिया। अब यहाँ पर आप जाएंगे और ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें हमें वी नीड टू डिसाइड राउट, वी नीड टू डिसाइड राउट। अब राउट आपको डिसाइड करने पड़ेगी, एंड ऑल्सो first of all we need to decide route, and the second which route load which page, कौन सा राउट किस पेज को लोड करेगा। सो आप राउट डिसाइड कर लो। आपकी एप्लीकेशन, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन चला लो। सो एप्लीकेशन आपकी चल रही है HTTP, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो कंपाइलिंग बता रहा है, ये कंपाइलिंग बता रहा है, फिर कंपाइल्ड बताएगा, थोड़ा 1-2 मिनट लगते हैं। ये तब तक ये लोड बताएगा, ये आप टर्मिनल चेक करते रहना। ये लोड हो गई। सो उसके बाद आप अपना राउट डिसाइड कर लो। ये कॉपी किया, नोटपैड में गए, यहाँ पर आप पेस्ट की। सो दिस इज योर बेस URL, whatever you are seeing will be called as base URL. So this is your base URL, and after base URL you have your routes. So I want to have a about us page, I want to have a contact us page, contact us page. I want to have a blog page, I want to have a blog page, ठीक है ना, समझ में आया। सो ये इस तरीके से पेजेस हैं। अब किस पेज पर आपके किस पेज को लोड करना है, वो उसका पूरा सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि अगर आपको ये ब्लॉग वाला राउट बनाना है, तो बेसिकली आपको अंदर जाके SRC के अंदर जाके ऐप के अंदर जाके जिस नाम से राउट होगा उस नाम से आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली जो राउट का नाम होगा उसी नाम से डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, सेम टू सेम, एक चीज भी डिफरेंस नहीं। अगर यहाँ पर कैपिटल B लिख दिया तो फिर यहाँ पर कैपिटल B लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है ना, एग्जैक्ट। बट रूल क्या कहता है, स्टिक विद स्मॉल लेटर्स। स्मॉल राउट भी स्मॉल लेटर, सब कुछ स्मॉल लेटर ही है भाई, ठीक है ना। तो जो राउट का नाम है एग्जैक्टली उसी नाम से आपको अंदर फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी, दैट इज पेज डॉट जेएस। समझ में आया। मैं अभी जावास्क्रिप्ट कर रहा हूं, कल को मैं टाइपस्क्रिप्ट करूंगा, तो मैं JS की जगह क्या लिख दूंगा, TS, टाइपस्क्रिप्ट। अभी हम कैसे लेके चल रहे हैं, JS लेके। तो मैं ये आपको ये राउट बना के बता रहा हूँ, /blog वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पे गए, ऐप के अंदर गए, ऐप को चूज किया मैंने, यहाँ पर हम गए, ब्लॉग हमने लिया, ब्लॉग के अंदर, और सब कुछ देखो यार, मैं सब कुछ यहाँ दिया हुआ है सामने ही, मैं देख देख के सीख लोगे यार। ये देखो ब्लॉग के अंदर पेज डॉट जेएस,
थोड़ा सा और जाओगे तो अगला कुछ और मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इन्होंने एक ब्लॉग वाला एग्जांपल दे रखा है, तो ब्लॉग के अंदर पेज डॉट जेएस नाम की मुझे फाइल बनानी है, ब्लॉग के अंदर पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है। सो मैं यहाँ पर ब्लॉग के अंदर गया और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पेज डॉट जेएस आरएफसी लिखा, बिकॉज दिस इज अ पेज एंड पेज इज अ पार्ट ऑफ फ्रंट एंड। जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड को कौन हैंडल कर रहा है नेक्स्ट में, रिएक्ट, ठीक है ना। सो यहां पर आप पीपीटी में जाना, इस पीपीटी के अंदर यहां पर मैंने दे रखा है रिएक्ट जेएस कंपोनेंट टाइप। तो रिएक्ट के अंदर पेज बनाने के दो तरीके, या तो आप आरएफसी यूज करोगे या आरसीसी यूज करोगे। आरसीसी को मैं रेड कलर में लिख देता हूं, है ना। यहाँ पर कलर रेड में लिखने का मतलब ये है, जो भी चीज पीपीटी में रेड में मिल जाए ना, मतलब वो यूज करना है कि नहीं करना है अपने को, वो उसको अवॉइड करना। जो भी चीज मैं ग्रीन में लिख रहा हूं उसी को यूज करना है। सो दिस इज डेप्रिकेटेड, क्लास कंपोनेंट इज अ डेप्रिकेटेड एंड फंक्शनल कंपोनेंट इज अ न्यू वे टू क्रिएट पेजेस। सो रिएक्ट के अंदर पेज बनाने के लिए हमें कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, और कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर दो टाइप के होते हैं। सो आरएफसी नाम का कंपोनेंट मैंने यहाँ बनाने के लिए मैं आरएफसी लिखूंगा और इंटर करूंगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मेरा रेडीमेड कोड आ जाएगा जिसे स्निपेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये रेडीमेड कोड आया और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज ब्लॉग पेज, ठीक है ना। दिस इज योर ब्लॉग पेज। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट में गए और यहाँ पर आप जाएंगे स्लैश ब्लॉग और यहाँ पर इसको लोड करने देते हैं थोड़ा सा। दिस इज ब्लॉग पेज, समझ में आया। अब पीपीटी में जाओ, फिर से यहाँ क्लाइंट सर्वर के फ्लो पर आए, इसको फुल स्क्रीन किया। ब्राउजर ने ये जैसे ही आप देखना, ये मेरा क्या है, गूगल क्रोम। ये मेरा क्या है, गूगल क्रोम। ये क्या है, मेरा ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर के फ्लो में किस तरीके से काम करता है, क्लाइंट की तरह के सर्वर की तरह, क्लाइंट की तरह। गूगल क्रोम कौन है, क्लाइंट है। फायरफॉक्स क्लाइंट है, सफारी क्लाइंट है, योर रिएक्ट एप्लीकेशन इज ऑल्सो अ क्लाइंट, ठीक है ना। तो पोस्टमैन क्लाइंट। तो ऐसे वो सॉफ्टवेयर जिनसे रिक्वेस्ट होती है उसे हम क्लाइंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो गूगल क्रोम से मैंने रिक्वेस्ट हिट करी, ये गई मेरे नेक्स्ट.जेएस के पास में, और नेक्स्ट.जेएस पे मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है ना। मेरे पास एक और पेज बना लेता हूं, अबाउट अस वाला पेज भी बना ले। तो रूल क्या कहता है, ऐप के अंदर जाओ, जिस नाम से राउट बनाना है अबाउट अस, और इसके अंदर किस नाम से फाइल सर, पेज डॉट जेएस। आरसीसी के आरएफसी क्या होता है, आरएफसी रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। दिस इज अ कोड यूज्ड टू क्रिएट अ पेज, used to create a react page. So what is the component? Component is a code which is used to create the UI part of the page, है ना। ये पेज बनाने के काम आता है, या आप बोल सकते हैं। सो ये यहां पर हुआ, एंड दिस इज अबाउट अस पेज। सेव किया। अब आप देखो मेरे स्ट्रक्चर में दो पेज हैं, इसी वेबसाइट में मेरे पास 200 पेजेस हो सकते हैं। तो भाई डिसीजन किस राउट पर किस पेज को लोड करवाना है, ये डिसीजन कौन लेता है, राउटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो राउटिंग सिस्टम नेक्स्ट.जेएस का बहुत सिंपल है। ये नेक्स्ट.जेएस को इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि भाई जो राउट होगा उसी नाम की डायरेक्टरी ढूंढनी है और उसी नाम के पेज को लोड कर देना है इंटरनली। इस तरीके से काम कर रहा है कुल मिला के। तो जो राउट आप हिट करोगे, नेक्स्ट क्या करता है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर उसी नाम की डायरेक्टरी ढूंढेगा और उसके अंदर जो पेज डॉट जेएस नाम की फाइल है उसको लोड कर देगा। दिस इज व्हाट राउटिंग सिस्टम इज डूइंग, ठीक है ना। सो ये राउटिंग सिस्टम ये कर रहा है। अब मेरे पास कितने, दो पेजेस हैं। अब आप देखना, मैं ब्राउजर में गया, अगर मैं स्लैश ब्लॉक करूंगा तो ये ब्लॉग वाले पेज को ही लोड कर रहा है। मेरे सोर्स में तो 200 पेजेस पड़े हुए हैं, मगर उस 200 में से सिर्फ एक पेज को ही लोड कर रहा है, क्योंकि वो वैसा राउटिंग सिस्टम डिजाइंड है, ठीक है ना। सो अब मैं यहाँ राउटिंग सिस्टम को, मैंने यहाँ राउट को चेंज कर दिया और इसकी जगह मैंने अबाउट अस लिखा और मैं एंटर करूं तो देखना इसने मेरे को किसको लोड कर दिया, अबाउट अस वाले पेज को, ठीक है ना। तो जब रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट को कहां तक पहुंचाना है वो काम किसका है, राउटिंग सिस्टम। जैसे बहुत सारा, जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक होती ना, ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की होती है। भैया ट्रैफिक आ रहा है और इस आने वाले ट्रैफिक को इधर भेजना है कि इधर पहुंचाना है कि सामने पहुंचाना है, उसका डिसीजन कौन लेता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर लेता है। उसी तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है
नेक्स्ट पर आते ही नेक्स्ट जेएस में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो डिसीजन लेता है कि ये आने वाले ट्रैफिक के लिए कौन सा पेज लोड करना है, इसके लिए वो राउटिंग सिस्टम डिसीजन लेता है, ठीक है ना। सो हमारे इसमें ऐप राउटर वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम नेक्स्ट 16 यूज कर रहे हैं, दैट इज 13+ हम यूज कर रहे हैं। सो मैंने सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं कि यार ये इसके लिए ये यूज हो रहा है, और राउटिंग सिस्टम क्या बताता है, व्हाट राउटिंग सिस्टम डू ऑन राउटिंग सिस्टम डिसाइड ऑन विच राउट विच पेज विल बी लोडेड इज डिसाइडेड बाय योर राउटिंग सिस्टम। किस राउट पर किस पेज को लोड करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है, राउटिंग सिस्टम। अभी मेरे केस में कौन ले रहा है, ऐप राउटर ले रहा है, समझ में आया। सो इसी तरीके से आपको मल्टीपल पेजेस बनाने हैं और उन मल्टीपल पेजेस को आपको लोड करवाना है, मल्टीपल आप पेजेस बनाइएगा और लोड करवाना है, ठीक है ना। सो हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो आप कम से कम 20 पेजेस आप बनाओगे, 20 अलग अलग राउट बनाओगे। हो सकता है आप कुछ ओपन कर लो, जस्ट डायल ओपन कर लो, जस्ट डायल के वी आर हायर, भाई ये जस्ट डायल की नेक्स्ट जेस की पेज है, मेरा ये बिल्कुल सिंपल पेज है, मगर कल को यही पेज को मैं इसमें डिजाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपेयर करो भैया, ये एक ही चीज है। अब क्या आ रहा है, CMS/करियर अपॉर्चुनिटीज, CMS/करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब सेम टू सेम यही राउट मुझे यहां बनाना पड़ जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 सेगमेंट आ रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, ये स्लैशेस है, स्लैशेस के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंट। सो लेफ्ट टू राइट चलो, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा हूं। पहला जो स्लैश आ रहा है इसको मैं सेगमेंट 1 बोलूंगा, दूसरा जो आ रहा है, दूसरा जो है वो सेगमेंट नंबर 2 है, ठीक है ना। सो ये जो पहला सेगमेंट है ऐप राउटर में, ये आपकी पहली डायरेक्टरी बन जाएगी, समझ में आया। सो ऐप के अंदर आते ही मुझे किस नाम की डायरेक्टरी बनानी है, CMS, तो ये मैं CMS नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूं। ऐप के अंदर में गया और मैंने किस नाम की डायरेक्टरी बना ली, CMS, और उस CMS के अंदर मुझे किस नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी सर, करियर अपॉर्चुनिटीज। तो मैं यहाँ पर CMS के अंदर गया फिर से, और इसके अंदर मैंने करियर अपॉर्चुनिटीज, और उसके अंदर जाके मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर, page.js, और उसके अंदर जाके मुझे कंपोनेंट बनाने के लिए RFC, और दिस इज करियर पेज, दिस इज CMS कैरियर पेज, समझ में आया। अब यहां पर हम गए, आउटपुट में गए, सेम ये कि यही राउट उठा के मैं यहां पर पेस्ट करूंगा, दिस इज CMS करियर, आ गया समझ में। तो भाई ये इनको देख देख के आप बनाना, अलग अलग राउट बनाना, कोर वैल्यूज ले लिया, ये ले लिया। अब ये तो सिंगल पेज ही है, मगर किसी एक टैब में कुछ ज्वाइन ओवर, ये जैसे ही पेज रिलोड हुआ ना तो मतलब वो नया पेज है, पेज लोड होके कहीं और चला गया तो नया पेज है वो। बाकी ये देखो, ये सिंगल पेज ही है, ये ज्वाइन अवर टीम, ये ज्वाइन अवर टीम में ये आप देखो, क्वेरी स्ट्रिंग मैंने हटाया तो देखो CMS/करियर अपॉर्चुनिटी /ऑल सिटीज। अभी उसमें ये पेज अलग आ रहा है, उसमें पेज अलग आ रहा है, तो ये समझो कि ऑल सिटीज करियर अपॉर्चुनिटीज में ऑल सिटीज होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज में ऑल सिटीज नाम का फोल्डर होगा, और उसके अंदर फिर से एक फाइल होगी page.js, उसके अंदर मैं RFC करूंगा, इंटर किया, और इसको मैं बोल दूंगा कि कौन सा पेज, वेलकम टू जस्ट डायल जॉब पेज, है ना। भाई देख देख के ऊपर वाले ने इतना इंटेलिजेंस दे रखा है आपको कि यार भाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये किया, अब इस सेम राउट को कॉपी किया, यहां पर गए, सेम राउट को मैंने यहाँ पेस्ट किया, इंटर किया, तो भाई कौन सा आ रहा है, तो पता चल रहा है ना कि राउटिंग के बेस पे किस फोल्डर को लोड करना है, ये डिसीजन फोल्डर बेस स्ट्रक्चर से हो रहा है। तो ये राउटिंग का जो सिस्टम है ये फोल्डर बेस काम करता है नेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। सो ये है, ठीक है। आज के लिए आपका असाइनमेंट यही है कि कम से कम जस्ट डायल के जितने भी अलग अलग पेजेस आपको दिखाई दें, एक्जैक्टली वैसे पेजेस, उतने पेजेस आप बनाना। जैसे अलग अलग आपको मिल जाएंगे, आपको नीचे आप जाओ कहीं पे भी आप चले जाओ, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज पर मैं गया तो टर्म्स ऑफ यूज वाला पेज है, इस नाम का फोल्डर बना लिया, उसके अंदर पेज बना लिया, और उसमें वो पेज में ये लिख दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ऐसे कम से कम 15, 20, 50 पेजेस आप बना लेना। कस्टमर केयर, वी आर हायरिंग, ये वो, है ना। अनटिल अनलेस वो डोमेन छोड़ के ना चला जाए, जैसे मैंने किसी एक लिंक पर क्लिक किया और डोमेन छोड़ के ही चला गया, ये देखो डोमेन ही चेंज कर दिया उसने, तो वो वाला नहीं लेना है। सिर्फ सेम डोमेन पर राउट चेंज होते जाए तो वो वैसे बना लेना है, जैसे मैंने किया वी आर हायरिंग,
तो देखो सेम डोमेन वही है मगर राउट चेंज हो गया। अब फिर वो और गए आगे गए। सो ऐसे 15-20 एक पेज आपको बना लेना है। सो यहाँ पर मैं प्राइवेसी पॉलिसी में गया, पेज वही है, डोमेन वही है, मगर राउट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको 15-20 एक पेज बनाने हैं, दिमाग में बिठा लेना है कि एग्जैक्टली ये कैसे होगा। ठीक है। सो इसको मैं सेव किया। तो किसी किसी पेज पे नॉट सिक्योर आ रहा है तो कहाँ पर नॉट सिक्योर आ रहा है? जस्ट डायल में? तो यार वो उनकी प्रॉब्लम है। हम डेवऑप्स वाले होते हैं तो हम उसका एसएसएल सर्टिफिकेट मंगवाते करते हैं, इनको पता है एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लाना है, कैसे रिन्यू करवाना है, डेवऑप वालों को पता है। वो तो अपना काम थोड़ी है क्या, वो तो डेवऑप वालों का काम। जब मैं आपको डेवऑप करवाऊंगा तभी एसएसएल सर्टिफिकेट भी लाना मंगवाऊंगा। ये वेबसाइट सिक्योर कैसे होती है, सर्वर पर कैसे इस वेबसाइट को चढ़ाएंगे, सब कुछ बता रखा है। उस समय आएगा डॉकर आएगा, बताया ना विजय मैंने, डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट कितने ही इनको डिप्लॉयमेंट मैंने बता रखे हैं। ठीक है ना, तो वो तब देखेंगे। अभी अपना नेक्स्ट जेएस का फ्लो हम देख रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट को आ, इस जस्ट डायल वाली को, इस फाइल को मैं कॉपी किया, यहाँ पर मैंने कॉपी नहीं कट कर लेता हूँ मैं।